मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बताए हुए हैं भारतीय संविधान हम पढ़ाते हैं और हम बताए हुए हैं भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम बताएंगे, जो कि आज हम बताएंगे। अभी तो बेसिक बता रहे थे इतना दिन से, आज हम बताएंगे आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 कहता है मूल अधिकार की परिभाषा, कि आप लोग के मूल अधिकार की क्या क्या चीज है और क्या नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य की परिभाषा और मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताता है कि कौन ऐसे आपका अधिकार है, कौन अधिकार नहीं है, और कौन से राज्य में है, कौन से राज्य सूची में नहीं है। कह रहा है आर्टिकल 12 कि मूल अधिकार की परिभाषा भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार एवं संसद क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की सरकार एवं विधानमंडल क्या है? तो ये राज्य की परिभाषा है। सभी स्थानीय पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी, मुखिया से लेकर पीएम तक सभी राज्य की परिभाषा है। ऐसे कई एग्जाम में देता है कि राज्य की परिभाषा क्या है, तो बहुत सारे बच्चा है जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्य की जो परिभाषा है मुखिया से लेकर पीएम तक है, और एलआईसी हो गया, या कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक हो गया, या कोई सरकारी स्थान हो गया, ये सब जितना भी है ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में आते हैं। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा हुए थे। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बताए थे कि राज्य की परिभाषा कौन सा है और राज्य की परिभाषा कौन नहीं है। पीएम से लेकर मुखिया तक, या मुखिया से लेकर पीएम तक, ये क्या है? राज्य की परिभाषा है। या कोई बैंक हो, ये भी राज्य की परिभाषा है, लेकिन न्यायपालिका जो है यह राज्य की परिभाषा नहीं है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा के अंतर्गत में बताता है, और आर्टिकल 12 ही बताता है कि हम किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को ठोस नहीं पहुंचा सकते हैं। देखिए, आज हम देखते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य किसी ऐसा कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। कह रहा है अनुच्छेद 13 कि राज्य ऐसा कोई कानून स्थापना या नहीं निर्माण करेगा कि जो राज्य का विरुद्ध हो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको मौलिक अधिकार है कि आपको रैली करने का, हाँ, आपको कोई रैली करने का या आपको कोई भाषण देने का, तो हम ऐसा कोई गलत भाषण नहीं देंगे ना, तो उसका अपमान हो जाएगा। और हम ऐसा भी कोई रैली नहीं निकालेंगे, हथियार के साथ में रैली नहीं निकालेंगे। ये अनुच्छेद 13 के मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ बता रहा है। और अनुच्छेद 13 ये कहता है, अनुच्छेद 29 के भी बारे में हम 19 के भी बारे में बताएंगे, अनुच्छेद 29 के भी बारे में बताएंगे, 25 के भी बारे में बताएंगे। अभी अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य किसी ऐसा कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। 12 में पढ़े कि राज्य की परिभाषा, और 13 में कह रहा है कि राज्य ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकारों का विरुद्ध हो। 13 के 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का 3 कहता है संविधान लागू होने के पूर्व की विधिया के पहले हो। कह रहा है कि कानून निर्माण करे, लेकिन संविधान के लागू होने का पूर्व के विधिया हो, तब वो कानून का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के 2 कह रहा है कि संविधान के लागू होने के बाद विधिया के बारे में प्रावधान हो। कोई भी ऐसे विधि स्थापना हो तो संविधान जब लागू हो गया तो इसके बाद भी विधि के बारे में प्रावधान हो। आर्टिकल 13 के 2 कहता है। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये है अनुच्छेद
13 के 3 ये कहता है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा के बारे में ये बताता है। विधि की परिभाषा के अंतर्गत, विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश और आदेश, अध्यादेश और आदेश, अध्यादेश और अध्यादेश के बारे में बता रहा है कि उपविधियाँ एवं नियम विनियम या अधिसूचनाएं या रूढ़िवादी और प्रथाएं समाप्त हो। देखिए, रूढ़िवादी का अर्थ होता क्या है कि पुराने जमाने वाले लोगों को सोच, जैसे पुराने जमाने के सोच ये था कि जो देश चलेगा यह मनुस्मृति से चलेगा। जो स्तन कर था उस पर भी दलितों को बहुत सताया जाता था। और जो रूढ़िवादी परंपरा हो गया है कि जिसका बाप दादा सरकार चला रहा है वही चलाएगा। रूढ़िवादी परंपरा हो गया है कि जो पुराने समय का नियम कानून है कि जो छोटा कास्ट का लोग है वो लोग पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ये सब हो गया रूढ़िवादी परंपरा। लेकिन अनुच्छेद 13 के 3 कहता है कि सभी रूढ़िवादी शून्य कर दिया गया है। मतलब सारी रूढ़िवादी जो परंपरा है यह समाप्त कर दिया जाता है। इससे उपाधियों का भी अंत भी हम बताएंगे। इसमें हम बता रहे हैं उपविधिया के बारे में हम बताए और विनियम के बारे में, अधिसूचनाएं और रूढ़िवादी परंपरा के बारे में बताए। तो रूढ़िवादी का अर्थ यही होता है कि पुराने जमाने से जो चल आ रहा है हम उसको मान रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके दादाजी जो कहते थे क्या है, हमारे दादा ये काम करते थे, इस समय में काम नहीं होगा और होगा तो पुराना ही विधि से होगा। तो इससे जितना विधि हो उसको क्या कर दिया गया, शून्य कर दिया गया आर्टिकल 13 के 3 की वजह से। हम उम्मीद करते कि आप सभी लोग अच्छा से समझ रहे होंगे कि पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण के सिद्धांत क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, यदि कोई ऐसा विधि है जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सा अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, संपूर्ण नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आम है और ये आम थोड़ा सा इधर लगा हुआ है, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है, ना कि संपूर्ण को ही फेंक दिया जाए या संपूर्ण को हटा दिया जाए। उसी मान लेते हैं मानव का शरीर है, मानव का शरीर में मान लेते हैं कि कहीं कैंसर हाथ में हो गया है या जख्मी हो गया है, तो उसको इतना मांस काट के हटा दिया जाता है, ना कि पूरा बाह ही काट के हटा दिया जाए, ना ही शरीर। उसी तरह ये सिर्फ वह हिस्सा अवैध घोषित किया जाए। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अच्छा, दत्ता का सिद्धांत ये है कि संविधान से पूर्व के कोई विधि मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो तो ऐसे विधि को मौलिक अधिकार आच्छादित कर देता है। क्या करते हैं? आच्छादित कर देता। लागू हुआ और मौलिक अधिकार के बारे में विवेचना किया गया। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के लिए कई ऐसे केस हुआ, इस केस के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, एक केस हुआ शंकरी प्रसाद नाम, भारत के उच्च न्यायालय संविधान संशोधन की कार्य विधि नहीं माना। ठीक है, शंकरी प्रसाद जो है वो केस किए, बोले कि नहीं, जो संविधान संशोधन है वह संविधान संशोधन जो है यह कार्य है। लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन की कार्य विधि नहीं माना। लेकिन सज्जन सिंह 1965 में संविधान संशोधन को विधि के परिभाषा के अंतर्गत माना। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने 24वें संविधान संशोधन के 1971 में किया और अनुच्छेद 13 के 4 जोड़ दिया
जिसमें संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना, संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना, अनुच्छेद 13 के 4 कह रहा है। इसके बाद फिर एक केस हुआ जिसमें 1973 के केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को विधि नहीं माना परंतु मूलभूत सिद्धांत पेश किया। देखिए केशवानंद भारती जो है 1973 में कह रहे हैं कि केशवानंद भारती कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को विधि नहीं माना लेकिन परंतु मूलभूत सिद्धांत पेश किया। अतः संसद से सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है या नहीं कर सकते हैं। कोई भी संसद है जो मूलभूत है उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए।